नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपके सामने एक और ज़िला लेके आए हैं जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला है, जिसका नाम है चमोली। तो चमोली जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला है। उसका क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो इसकी जो स्थापना हुई वो 24 फरवरी 1960 को हुई। चमोली की जो स्थापना हुई वो हुई 24 फरवरी 1960 को, और इसी दिन उत्तरकाशी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल को अलग करके चमोली जनपद का गठन किया गया। पौड़ी गढ़वाल को अलग करके चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली ज़िला किस नदी के किनारे स्थित है? तो चमोली ज़िला जो है आपका अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी में 20 जुलाई 1970 को जो बाढ़ आई थी, 20 जुलाई 1970 को, ये लिखा हुआ है 20 जुलाई 1970। इसको क्या हुआ था, यहाँ पे एक बाढ़ आई थी जिसमें चमोली के जितने भी राजकीय भवन हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, वो सारे क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ठीक है ना। तो 20 जुलाई 1970 को यहाँ पे बाढ़ आई, जिसकी वजह से चमोली को बड़ी क्षति हुई अलकनंदा नदी की वजह से, क्योंकि ये अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। एक इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तरफ देखें प्राचीन पुराणों में, तो पुराणों में ऋग्वेद में ये वर्णन है कि जल प्रलय जब आया था संसार में, जिसमें जब पूरी पृथ्वी जल से विलीन हो गई थी, उस समय चमोली के प्राणा गांव में, जो कि वर्तमान का माणा गांव है, जो कि हमारे भारत का आज के समय में प्रथम गांव और पुराने समय में जिसको अंतिम गांव बोला जाता था, तो उसका जो पौराणिक नाम है वो प्राणा था। तो चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। अगर आपने कभी सुना हो, विष्णु भगवान के एक अवतार थे, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, तो मत्स्य अवतार तभी हुआ था जब ये जल प्रलय आई थी। ठीक है ना, जब सप्त ऋषियों की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार, अगर पुराणों के अनुसार बात करें, तो जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ के पास एक गुफा है, व्यास गुफा। उस गुफा में ही महाभारत की कहानी लिखी गई थी। महाभारत की कहानी कहाँ लिखी गई थी? चमोली में बद्रीनाथ के पास जो व्यास गुफा है वहाँ पर। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जी, बद्रीनाथ के पास एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। क्या नाम है? गंधमादन पर्वत। इस गंधमादन पर्वत के पास कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। जो ऋषि कश्यप थे, उनका जो आश्रम था वो गंधमादन पर्वत में बद्रीनाथ के पास में स्थित था। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। विदिशा के नागवंशी राजा थे गणपति नाग। ठीक है ना। इन्होंने क्या करा था, 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में, मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर बनाया था जिसका नाम था रुद्र महालय। ठीक है ना। और यह प्राचीन मंदिरों में, अगर हम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की बात करें, तो उसमें सबसे प्राचीन मंदिर है। वर्तमान में इस मंदिर को गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसे गोपेश्वर मंदिर भी कहते हैं। गोपेश्वर में स्थित है वैसे। और अगर हम बात करें इस मंदिर की दीवारों पर, किसकी? गोपेश्वर मंदिर या रुद्र महालय मंदिर जो हम कह रहे हैं, इनकी दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं के नामों का उल्लेख मिला है। उनके मुख उत्कीर्ण मिले हैं, उनके त्रिशूल लेख मिले हैं। इसमें पहला है आपका स्कंदनाग, दूसरा है आपका विभुनाग, तीसरा है आपका अंशुनाग, और चौथा है आपका गणपति नाग। तो इन सब के मुख उत्कीर्ण मिले हैं, और इनके त्रिशूल लेख मिले हैं इस मंदिर में। चलिए आगे देखते हैं। इस मंदिर में, किस मंदिर में? गोपेश्वर मंदिर या रुद्र महालय मंदिर की बात कर रहा हूँ।
वहाँ पे हमें गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति मिली है, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति मिली है, ठीक है ना। पूर्व मध्य काल की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति मिली है, 12वीं सदी की वीणाधर नटराज मूर्ति मिली है और 12 भुजी चंडिका आदि मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं गोपेश्वर की। गोपेश्वर की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोपेश्वर, जहाँ पे रुद्रमहालय मंदिर है, जिसे आज का गोपेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये गोपेश्वर में स्थित है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर, उत्तराखंड के पहाड़ी शहरों में गोपेश्वर ही एकमात्र ऐसा शहर है या ऐसा नगर है जहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें गोपेश्वर के प्राचीन नाम की, तो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो है आपका गोथला या गोस्थल, गोथला या गोस्थल। चलिए आगे चलते हैं। चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित है भाई? ये चमोली के गैरसैंण में स्थित है, पहली बात। दूसरा, गढ़वाल में जो 52 गढ़ हैं उनमें से एक ही है चांदपुरगढ़, तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक चांदपुरगढ़ भी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं जी। चमोली के जोशीमठ के पास, चमोली के पास जो ज्योतिर्मठ है, इसका आधुनिक नाम अब जो चेंज करके जोशीमठ नाम से अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, लेकिन जोशीमठ पुराने समय में कहा जाता था, अभी गवर्नमेंट ने ज्योतिर्मठ कर दिया। तो कार्तिकपुर नामक स्थान, जिस पर कत्यूरी वंश का शासक था, ठीक है ना, ये कत्यूरों की राजधानी रही है। और ये शहर या ये नगर या ये राज्य कहाँ था? ये चमोली जिले के जोशीमठ के पास था। उस समय तो राज करते तो राज्य कहलाते थे, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति पर। चमोली जनपद की हम भौगोलिक स्थिति पे अभी आते हैं। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति, चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। देखिए मैंने आपको बताया था इसका क्षेत्रफल है 8030 स्क्वायर, उसमें शायद मैंने आपको गलत बता दिया था, मैंने 8016 बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, वो उत्तरकाशी का है। 8030 किलोमीटर स्क्वायर, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। ये तो देखो मैंने आपको सही बताया था कि वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है। कौन है? चमोली, चमोली, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं। जी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। राज्य में सबसे ज़्यादा चोटियाँ, अधिकांश चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? चमोली जिले में ही पाई जाती हैं। तो राज्य में जो सबसे अधिक, पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में जो सबसे अधिक चोटियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? चमोली में। अब आप एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? चलिए इतना बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं टिहरी गढ़वाल में, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते हैं, यानी कि ऋषिकेश से चमोली जा रहे हैं, तो आपको जो सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन होंगे वो बछेली खाल में होंगे। जो आपको हिमालय के दर्शन होंगे वो बछेली खाल नामक स्थान पर जाकर आपको दर्शन होंगे। अब बात करते हैं चमोली जिले के पर्यटक स्थल। चमोली जिले के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो पहला तो है आपका चांदपुरगढ़ी, जो कि मैंने आपको बताया था गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक है। तो यह गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक है और अब तक ये एक ही गढ़ बचा है, यानी कि 52 में से 51 गढ़ समाप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। अब ये एक ही बचा हुआ है, चांदपुरगढ़। इसका अगर आकार देखें चांदपुरगढ़ का, तो ये क्या है? लघु गोलाकार पहाड़ी पर स्थित है, छोटी गोल पहाड़ी पर स्थित है आपका कौन? गैरसैंण, सॉरी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ के अंदर ही गैरसैंण मिलेगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। गोचर, गोचर यह एक समतल मैदान है, यानी कि एक समतल ऐसे पहाड़ पे मौजूद है जहाँ पे वो पहाड़ समतल है पूरा, ठीक है ना। और रुद्रप्रयाग व चमोली जिले की सीमा पर यह बसा हुआ है, ठीक है ना। यह पहाड़ों से घिरा है, यह पहाड़ों से घिरा है।
और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई तब इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। यानी कि जो आपका गोचर है उसको जो पहचान मिली है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, वो लेडी विलिंगटन के आने पर मिली है। लेडी विलिंगटन ने क्या किया था? लेडी विलिंगटन ने चारगाह निर्माण के लिए यहाँ के किसानों को प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था कि यहाँ पे चारगाह का निर्माण किया जाए। गोचर का में एक मेला लगता है जिसका नाम है गोचर का औद्योगिक व विकास मेला। ये कब लगता है जी? 1943 में, 1943 से लग रहा है, ठीक है ना। इसके किसने शुरू किया था? ये मेला शुरू किया था तत्कालीन उस समय के जो कमिश्नर थे बर्नेडी, ये उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है जी। चलिए अब अगला जो पर्यटक स्थल है वो है ग्वालदम। ग्वालदम में क्या होता है? ग्वालदम में सेब व चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित है और यह टीले के रूप में बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ग्वालदम में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? देखिए संपूर्ण उत्तराखंड में ज़्यादातर तो कॉमनली जो पेड़ पाए जाते हैं वो देवदार, बांज, बुरांश के घने, है ना, ये पाए जाते हैं। तो जो ग्वालदम है वो देवदार, बांज, बुरांश, इनके घने जंगलों से ढका हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं जी। घेस गांव ये कौन सा गांव है? घेस गांव, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घेस गांव, इस गांव को आयुष विलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुष विलेज, यानी कि हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। राज्य सरकार ने घेस गांव को आयुष ग्राम घोषित किया है क्योंकि इस गांव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। तो घेस गांव की तो भैया ये कहानी है, ठीक है ना। घेस गांव को क्या बोला जाता है? आयुष विलेज, हर्बल विलेज ऑफ इंडिया, और इसे आयुष ग्राम उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया है आयुष ग्राम घोषित, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? वास्तव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का यहाँ पे क्या होता है? उत्पादन होता है। चलिए माणा की बात कर लेते हैं। माणा के बारे में हमने काफ़ी सुना होगा। माणा गांव, वो जो पुराना गांव है, तो देश का प्रथम गांव है आज की डेट में। पुराणों में इसे मणिभद्रपुरी नाम से पुकारा जाता था। इसके पास एक जगह है केशव प्रयाग, वहाँ पे कौन सी दो नदियों का मिलन होता है? सरस्वती व अलकनंदा नदी का मिलन होता है केशव प्रयाग में, ठीक है ना। अब ये जो आपका केशव प्रयाग है, यहाँ पे क्या है कि एक भीम पुल है, भीषण भीम पुल, पत्थर का बना हुआ, और ये किस नदी पे बना हुआ है? सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की जो माता जी हैं, माता मूर्ति जी, दूसरा घंटागण का मंदिर है, ठीक है ना। चलिए माणा में कौन सी चोटी स्थित है? माणा में नीलकंठ चोटी है। चलिए माणा में कौन सी चोटी थी? नीलकंठ चोटी। इस नीलकंठ चोटी को ग्वालदम की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालदम की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वामन द्वादशी को यहाँ क्या लगता है? मेला लगता है। वामन द्वादशी को यहाँ मेला लगता है, ठीक है ना। कहाँ पे? चमोली में। चमोली की किस जगह पे बताइए? ग्वालदम में, ठीक है ना जी। सर्दियों में जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो घंटागण मंदिर है वो भी बंद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओली चमोली जिले में है और ये स्कीइंग के खेलों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्थल है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ओली कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? भैया नंदा देवी, कामेत पर्वत, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। देखिए यह नंदा देवी, कामेत, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम
गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है इसकी स्थापना हुई है 1987 में। कहाँ पर? ओली में, ठीक है ना, 1987 में। और इसने गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 1987 में ओली में क्या मनाया था? स्कीइंग महोत्सव मनाया था। ओली परियोजना, ओली परियोजना देख लेते हैं। ओली परियोजना, चलिए देख लेते हैं। ओली परियोजना का जो शुभारंभ हुआ, ओली परियोजना का जो शुभारंभ हुआ वो जुलाई 1983 में हुआ था। किसने किया था ये? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ओली परियोजना का शुभारंभ किया था, ठीक है ना। ओली परियोजना के तहत, ओली परियोजना के तहत शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ। ओली परियोजना के तहत शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ, ठीक है ना। एशिया का सबसे लंबा व सबसे ऊंचा जो रोपवे है वह ओली में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.15 किलोमीटर। ओली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? तो ओली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय है दिसंबर से मार्च। ओली में स्कीइंग हेतु जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है वो है दिसंबर से मार्च तक का। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।